हेलो दोस्तों, मैं हरीश मटपाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ज्ञान सागर मटपाल चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं चैप्टर 8 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मानव पूंजी निर्माण, इंडियन इकोनॉमी 12th क्लास। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस में सबसे पहले हमें ये समझना है कि ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि व्हाट इज मीन्ड बाय ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इसके कुछ एग्जाम्पल हमें देने हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि ह्यूमन कैपिटल क्या है। तो एक देश के पास जितने भी ऐसे पर्सन हैं जो क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, वेल स्किल्ड हैं, जिनके पास नॉलेज है, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर्स हैं, तो ये इनकी जो संख्या है ये ह्यूमन कैपिटल है। और जब हम इन्हें एक साल में बढ़ा देते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो ये हो गया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डॉक्टर्स, नंबर ऑफ टीचर्स, नंबर ऑफ इंजीनियर्स, नंबर ऑफ लॉयर्स, स्कॉलरशिप और रेडियोलॉजिस्ट, इनकी संख्या को जब हम बढ़ाते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, तो बच्चों उसे कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और एक देश के पास ये जितने हैं अवेलेबल, उसे कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस को हम लोग एक डेफिनेशन में समझते हैं। किसी भी इकोनॉमी में जो भी हमने क्वालिफाइड, स्किल्ड और एक्सपीरियंस लोगों की संख्या को बढ़ाया है, जैसे डॉक्टर हैं, टीचर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, तो बच्चों इसे कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। सपोज करो कि एक इकोनॉमी में जो नंबर ऑफ टीचर्स हैं वो 1 जनवरी 2019 में, सपोज करो कि टीचर जो है वो है 12,000, 12,000। अब एक साल के बाद 1 जनवरी 2020 में हमने चेक किया तो टीचर है 15,000। तो बच्चों इसका मतलब हमने एक साल में 3,000 नंबर ऑफ टीचर्स जो है वो इंक्रीज किए हैं। तो एक साल में किसी भी देश ने स्किल्ड जो पर्सन है उनको कितना बढ़ाया है, उनको कितना इंक्रीज किया है, उसे हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अब यहां पे हम समझेंगे कि जो कैपिटल है वो कितने प्रकार के हैं। कैपिटल पूंजी, जिससे हम मनी अर्निंग करते हैं, जिससे हम पैसा कमाते हैं, वो कैपिटल है। तो बच्चों यहाँ पे कैपिटल हमें जो समझना है वो 3 प्रकार की कैपिटल है। एक है फिजिकल कैपिटल, जिसमें इंक्लूडिंग मशीन्स, बिल्डिंग, फर्नीचर, जिनकी हेल्प से जो है प्रोडक्शन होगा, फिजिकल कैपिटल। दूसरा बच्चों फाइनेंशियल कैपिटल, जिसे हम कहते हैं वित्तीय पूंजी। फाइनेंशियल कैपिटल में इंक्लूड हैं कंपनीज के शेयर, बॉन्ड, सिक्योरिटीज, स्टॉक मार्केट, क्योंकि ये भी हमें पैसा कमा के देते हैं। तीसरा बच्चों जो इस चैप्टर में जो पढ़ना है हमें, वो है ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी। इंसान के पास जो नॉलेज है वही उसका ह्यूमन कैपिटल है, और किसी के पास जो मशीन्स हैं वो उसका फिजिकल कैपिटल है। और अगर किसी ने शेयर खरीदे हैं किसी कंपनी के, या उसके पास जो है बाहर की करेंसी है, तो हम बोलेंगे ये उसका फाइनेंशियल कैपिटल है, क्योंकि ये सब कुछ उसने खरीदा है टू अर्न द मनी, पैसा कमाने के लिए। अब बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, कि फिजिकल कैपिटल क्या होते हैं। फिजिकल कैपिटल का मतलब होता है वो कंपनी के सारे एसेट्स, जैसे प्लांट है, मशीनरी है, टूल्स है, इक्विपमेंट है, ऑफिस में जो भी सप्लाईज हैं, जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं प्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, बच्चों हम उसे कहते हैं फिजिकल कैपिटल। ठीक है, तो फिजिकल कैपिटल में सारी मशीन्स आती हैं। अब हम बात करेंगे डिफाइन फाइनेंशियल कैपिटल, वित्तीय पूंजी से क्या अभिप्राय है। फाइनेंशियल कैपिटल का मतलब है कंपनीज के वो सारे शेयर, स्टॉक, जो है कोई भी जिसने भी खरीदे हैं वो कभी भी जो है उनको कंपनी को देकर पैसा ले सकता है। तो जब हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं
हम फॉरेन करेंसी खरीदते हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदते हैं, तो बच्चों हम उसे कहते हैं फाइनेंशियल कैपिटल। ठीक है, स्टॉक मार्केट जो होता है। उसके बाद हम बात करेंगे डिफाइन ह्यूमन कैपिटल। मानव पूंजी से क्या अभिप्राय है? ह्यूमन कैपिटल का मतलब है वो सभी नॉलेज, टैलेंट, स्किल्स और एबिलिटीज जो भी एक एम्प्लॉय किसी कंपनी को देता है। तो किसी कंपनी ने जो एम्प्लॉय हायर किए हैं वो इसलिए हायर किए हैं कि वो अपनी नॉलेज, अपना टैलेंट, अपने स्किल्स कंपनी के लिए यूज करें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो जैसे मैंने बताया था कि डॉक्टर्स हैं, वो अपनी नॉलेज यूज करता है तो पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है। टीचर्स अपनी नॉलेज को डिलीवर करते हैं, इंजीनियर्स, स्कॉलर्स, ये सभी जो है, इन सभी को हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। बच्चों हमें बताना है कि फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस हमें समझाना है। तो पहले तो हमने पढ़ लिया डेफिनेशन, अब हम डिफरेंस समझाते हैं। पहला डिफरेंस ये है कि जो फिजिकल कैपिटल है उनका मतलब होता है कंपनी के सारे एसेट्स, सारे कैपिटल्स जो कंपनी जो है प्रोडक्शन के प्रोसेस में जिनका यूज करती है। दूसरा बच्चों, ह्यूमन कैपिटल का मतलब है किसी भी पर्सन के पास जो जानकारी है, उसके पास जो काम करने का तरीका जो उसको आता है, इंफॉर्मेशन जो उसके पास है, वो उसका ह्यूमन कैपिटल है। तो यहां पे हमने दोनों को डिफाइन किया। अब हम बात करेंगे सेकंड जो डिफरेंस बताएंगे। जो फिजिकल कैपिटल है वो टेंजेबल है। टेंजेबल का मतलब है विच कैन बी सीन, जिसे हम देख सकते हैं। बट ह्यूमन कैपिटल, किसी भी पर्सन के पास जो नॉलेज है वो इनटेंजिबल है, इनविजिबल है, वो आपको दिखाई नहीं देगा। तीसरा डिफरेंस, जो फिजिकल कैपिटल है उसका हम इकोनॉमिक, पैसा कमाने के लिए या टेक्निकल जो प्रोसेस है उसमें यूज कर सकते हैं, और जो ह्यूमन कैपिटल है उसका यूज हम सोशल प्रोसेस में भी कर सकते हैं। जैसे सपोज करो किसी टीचर को जो नॉलेज है तो वो पैसा कमाने के लिए भी यूज कर सकता है, और यदि टीचर किसी गरीब बच्चे को पढ़ाना चाहता है तो एज ए सोशल वर्क भी टीचर जो है अपनी नॉलेज को यूज करके बच्चों कर सकता है। बात करेंगे चौथे डिफरेंस की। फिजिकल जो कैपिटल है उसको हम ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में, फिजिकल कैपिटल को खरीद और बेच सकते हैं। बट जो ह्यूमन कैपिटल होता है उसे केवल बेचा ही जा सकता है, खरीदा नहीं जा सकता। कैसे भाई? जैसे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे फीस पे कर रहे हैं, तो हमने तो अपनी नॉलेज को बेच दिया, बट अब बच्चे को गेन हुआ नहीं हुआ, बच्चे के मार्क्स आए नहीं आए, तो इसका मतलब अगर बच्चे के मार्क्स नहीं आते तो इसका मतलब वो परचेस नहीं कर पाया, पैसा देने के बाद भी वो नहीं खरीद पाया ह्यूमन कैपिटल को। फिर डिफरेंस है कि जो फिजिकल कैपिटल है वो चोरी हो सकता है, उसको हम ऑनर से अलग कर सकते हैं। बट जो ह्यूमन कैपिटल है, जो किसी भी पर्सन को नॉलेज है, उस नॉलेज को हम चुरा नहीं सकते, उसको जो है अलग नहीं कर सकते। तो बच्चों इस प्रकार हमने फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में डिफरेंस समझा। अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताना है कि व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स, सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यदि कोई देश अपने वहां नंबर ऑफ टैलेंटेड पर्सन इंक्रीज करना चाहता है तो उनको बढ़ाने के लिए, डॉक्टर की संख्या, टीचर की संख्या, इंजीनियर की संख्या बढ़ाने के लिए उस देश को क्या करना चाहिए और कैसे, कौन कौन से सोर्सेस से वो जो है इनको बढ़ा सकता है। या फिर यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करो और बताओ कि हम इसे कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तीसरा, इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि बताइए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को डेवलप करने के लिए, डेवलप मतलब टू इंक्रीज, किसी भी इकोनॉमी को, किसी भी देश को क्या करना चाहिए। तो बात करेंगे हम लोग इसके सोर्सेस की बात करेंगे, जिसमें एजुकेशन पढ़ेंगे, हेल्थ पढ़ेंगे, ऑन द जॉब ट्रेनिंग पढ़ेंगे, माइग्रेशन, इंफॉर्मेशन। तो दीज आर द सोर्सेस टू डेवलप द ह्यूमन कैपिटल। एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग इन डिटेल्स।
बात करेंगे एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। बच्चों, एजुकेशन पे पैसा खर्च करके हम अपनी नॉलेज, अपनी इंफॉर्मेशंस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिससे हम ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं। तो कोई भी देश अगर चाहता है कि उसके पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंटेड लोग हों, तो उस गवर्नमेंट को एजुकेशन पे जो बजट है, एजुकेशन पे जो पैसा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेस है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एजुकेशन पे खर्चा करना, क्योंकि जो भी मनी एजुकेशन पे खर्च की जाती है किसी भी इकोनॉमी के द्वारा, तो उससे वो इकोनॉमी में जो स्किलनेस है वो इंक्रीज होती है। दूसरा, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। कोई भी देश अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना चाहता है तो उसे हॉस्पिटल्स में हेल्थ पे, लोगों की हेल्थ पे पैसा खर्च करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, दैट की इफ द सिटीजन्स ऑफ नेशंस, यदि किसी भी देश के जो लोग हैं वो हेल्थी हैं, तो उनको हेल्थी रखा जा सकता है मेडिकल फैसिलिटीज देके, न्यूट्रिएंट्स देके, ताकि देश के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो भी इंक्रीज हो। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, अगर कोई भी देश जो है हेल्थ पे पैसा खर्च करता है तो उससे लोगों में एनर्जी आएगी। अब एनर्जी आएगी तो काम करने का जो एफिशिएंसी है, कैपेसिटी है, वो बढ़ेगी। ज़्यादा घंटे काम करेंगे लोग क्योंकि उनका हेल्थ ठीक है। जब ज़्यादा घंटे काम करेंगे बच्चा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और प्रोडक्शन बढ़ने से इनकम बढ़ेगी, और जब देश में इनकम बढ़ेगी तो देश का जीडीपी बढ़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने समझाया एक चार्ट बना के कि किस तरीके से हेल्थ पे पैसा खर्च करके कोई भी देश ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ा सकता है। अब हम पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है कि अगर हम चाहते हैं ह्यूमन कैपिटल बढ़े तो हमें क्या करना चाहिए कि जो भी एजुकेटेड लोग हैं उन्हें जॉब देना चाहिए, और जॉब के साथ साथ उन्हें ट्रेनिंग कोर्स करवाना चाहिए। कई कंपनियां करती हैं, वो जो है जो पढ़ने में अच्छे होते हैं बच्चे, जिनके एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है, उनको जॉब में रख लेती है, और जॉब में रखने के बाद कंपनी अपने पैसों से उन्हें ट्रेनिंग कराती है, कोर्स कराती है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि सबसे बेस्ट जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक तरीका है वो ये है कि जब भी किसी पर्सन को काम दिया जाता है तो काम के साथ साथ उसे ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए, ताकि उसकी नॉलेज बढ़े, ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज हो। चौथा है माइग्रेशन। अगर देश के अंदर कोई भी पर्सन इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, तब जाके बेटा वो पर्सन जो है अपनी नॉलेज को बढ़ा सकता है। तो ये भी एक मीन्स है, तरीका है, ठीक है, जिसमें लोग जो है गांव से मूव करते हैं टू द सिटीज में, पढ़ने आते हैं, जॉब करने आते हैं, कोर्स करने आते हैं। इससे जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होती है, और रिसोर्सेस देश के पास जो अवेलेबल है उनका फुल्ली यूटिलाइज होता है। तो माइग्रेशन का जो फायदा है वो कॉस्ट से ज्यादा है। मतलब कि अगर किसी पर्सन को गांव से शहर आने में 500 रुपए लगे हैं ट्रैवलिंग में, तो वो 500 रुपए से ज्यादा अर्निंग कर लेता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाने का एक तरीका और भी है, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, कि कोई भी देश जो है इंफॉर्मेशन पे पैसा खर्च करे ताकि लोगों के पास किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा शेयर हो। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेस है, जिसमें लोगों को इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाई जाती है, और नॉलेज जो है टीवी के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन के थ्रू लोगों को डिलीवर की जाती है, जिससे लोगों का ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होता है। बच्चों, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। हमें बताना है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका क्या रोल है, क्या आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उन दोनों में एक रिलेशन बताइए। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ही नेसेसरी है किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए। इसकी इंपॉर्टेंसी बढ़ जाती है यदि देश में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है।
तो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसे हम और ज्यादा एक्सिलरेटेड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, यदि पॉपुलेशन में ज्यादातर लोगों को ट्रेनिंग दी जाए और ज्यादातर लोगों को एजुकेटेड किया जाए, पढ़ाया जाए। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो एक एक करके पॉइंट समझते हैं हम लोग। पहला, चेंज इन एटीट्यूड। जब देश में एजुकेटेड जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़ती है और पॉपुलेशन में ज्यादातर टैलेंटेड लोग होते हैं, तो उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो सोचने का तरीका है, बच्चों चेंज हो जाता है। अब वो ग्रोथ करना चाहते हैं, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है बदल जाता है, वो लोगों के एटीट्यूड को बदल देता है। जितना हम ध्यान देंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जो है स्किल्ड करें, ट्रेंड करें, उतना देश में जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम है, डेवलपमेंट की जो प्लानिंग है, वो उतना सक्सेस होगा। दूसरा, हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल बढ़ाने से, इंजीनियर, टीचर, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाने से देश के पास जो मशीन्स हैं, फिजिकल कैपिटल हैं, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी है, वो बढ़ जाती है। क्योंकि एक मशीन को एक इंजीनियर ही डेवलप करता है, ठीक है। तो जो भी इनोवेशंस हैं, जो भी टेक्निकल डेवलपमेंट है, वो किसी स्किल्ड पर्सन ने, किसी इंजीनियर ने ही किया है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है वेल क्वालिफाइड, स्किल्ड, एक्सपीरियंस लोगों की संख्या को बढ़ाना, जैसे डॉक्टर, टीचर्स, इंजीनियर, स्कॉलर, सबको, जिसकी वजह से फिजिकल जो कैपिटल है, मशीन्स, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है बच्चों, वो बढ़ जाती है। इनोवेटिव स्किल्स। इनोवेटिव स्किल्स होता है कुछ नया करना, कुछ नया आविष्कार। तो जब देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा, तो उससे इनोवेटिव स्किल्स देश में बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। जितना स्किल्ड पर्सन देश में ज्यादा होंगे, उतनी पॉसिबिलिटीज इनोवेशंस की, कुछ नया टेक्निक के डेवलप होने का जो पॉसिबिलिटीज है वो बढ़ेगा, और जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। चौथा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस ये है, उसका फायदा ये है कि देश में अगर ज्यादातर लोग जो है नॉलेज वाले हैं, तो वो काम करेंगे, क्योंकि भैया वर्क तो उन्हीं को मिलेगा ना जिनके पास जो है डिग्री है, जिनके पास नॉलेज है। तो जितना लोगों पे ज्यादा नॉलेज होगा, उतना उनको वर्क ज्यादा मिलेगा। वर्क ज्यादा मिलेगा तो उनका जो देश में जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें जो उनका पार्टिसिपेशन है वो बढ़ेगा। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, जिसमें हमें बताना है कि यदि हम इंडिया में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि देश में डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स, वेल क्वालिफाइड लोगों की संख्या बढ़े, तो ऐसा करने में इंडियन गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं। यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडियन इकोनॉमी में और देशों के कंपैरेटिवली बहुत लो क्यों है। बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो वो सीरियस प्रॉब्लम हम एक एक करके समझेंगे, वन बाय वन। पहला है राइजिंग पॉपुलेशन। सरकार की जो भी प्लानिंग है, प्रोग्राम्स हैं लोगों को एजुकेटेड करने के लिए, वो कम पड़ जाते हैं। यदि देश में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं जिनसे हम ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाते हैं, वो कम पड़ जाते हैं। तो मेन प्रॉब्लम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में जो आ रही है, वो है पॉपुलेशन का ग्रोथ करना, जनसंख्या का बढ़ना। पॉपुलेशन इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस समय पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 जो है, इंडिया में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। इससे एजुकेशन देने में, घर देने में, इलेक्ट्रिसिटी देने में, पानी देने में समस्याएं आती हैं, और ये समस्याएं बढ़ जाती हैं, और इसलिए ज्यादा कैपिटल जो है हम लोग इंक्रीज नहीं कर पाते। दूसरा, ब्रेन ड्रेन। भैया कोई पर्सन इंडिया में पैदा हुआ, इंडिया में उसने पढ़ाई की, इंडिया में कोर्सेज किया, और वर्क करने के लिए, जॉब करने के लिए अदर कंट्रीज, दूसरे देश चला गया। जैसे हम बात करेंगे सुंदर जो है पिचाई की, ये सुंदर जो पिचाई है, ये इंडिया में पैदा हुआ, इंडिया में इसने पढ़ाई की, इंडिया में इसने कोर्स किया IIT, और उसके बाद आज ये अमेरिका में जो है
वहां पे वर्किंग कर रहा है और अपना जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो इंडिया में नहीं दे रहा, बाहर दे रहा है। तो ये ब्रेन ड्रेन जो है प्रॉब्लम है। इसका मतलब जो इंटेलेक्चुअल पीपल हैं, जिनके पास नॉलेज है, वो दूसरे देशों में चले जाते हैं, वहां वर्किंग करते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, और ये अपने राज्य में, अपने देश में रहते नहीं है और गो टू द अदर नेशंस और अपना जो भी कंट्रीब्यूशन है वो दूसरे देशों को देते हैं। तो जिसकी वजह से हम इंडिया में ह्यूमन कैपिटल को बढ़ा नहीं पाते। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड, हमारे देश में लोग जो है उनका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है, उनकी जो पढ़ाई है वो कम है। बहुत सारे लोग बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, अपने एकेडमिक को लंबे समय तक वो जो है पढ़ाई नहीं करते। तो इसका मतलब है कि जो बुक्स हैं जो इंडियन इकोनॉमी में प्रोवाइड की जाती हैं वो इंसानों को एफिशिएंट नहीं बनाती। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिस्टम में भी प्रॉब्लम है। तो वोकेशनल एजुकेशन हमारे सिस्टम में कम है, ठीक है। जो आगे इन फ्यूचर जो है हमें जॉब करना है, काम करना है, किस तरीके से हमें काम करना है, ये सब चीजें हमें किताबों में नहीं सिखाई जाती, जिससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आता है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इंडिया में एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिसका मतलब है कि आप पैसा देकर ही एजुकेशन प्राप्त कर सकते हो, जिसमें बहुत महंगे महंगे स्कूल, महंगे महंगे कॉलेज, महंगे, जिनकी फीस बहुत ज्यादा है, इसलिए हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से देश के अंदर ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज नहीं हो पाता। बात करेंगे लैक ऑफ ट्रेनिंग इन फार्मिंग। भाई हमें पता है कि इंडियन इकोनॉमी में ज्यादातर लोग गांव में रहते हैं और फार्मिंग करते हैं, बट फार्मिंग की उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दे रखी। वो जो है उन्हें फार्मिंग का तरीका, कोई तरीका उनको नहीं सिखा रखा। तो जिसकी वजह से जो है देश में टैलेंटेड लोग ज्यादा डेवलप नहीं हो पाते। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। हमें बताना है कि जो एजुकेशन है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और किसी भी देश के लिए एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके बेनिफिट्स क्या है। बताओ एजुकेशन कैसे बहुत इंपॉर्टेंट है देश में ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। इसको क्लियर कीजिए कि एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए और देश में ह्यूमन रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। तो देखते हैं हम लोग। एजुकेशन एक पहली कंडीशन है किसी भी देश में ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब एजुकेशन बहुत ज्यादा होगा किसी इकोनॉमी में, देन ह्यूमन जो रिसोर्सेज है वो डेवलप होंगे। एजुकेशन का मतलब है टीचिंग, पढ़ाना, ट्रेनिंग, सीखना, लर्निंग, सीखना, ये सब चीजें स्कूलों में, कॉलेजों में सिखाई जाती हैं, जिससे लोगों की नॉलेज बढ़ती है, उनका जो स्किल्स है वो डेवलप होता है। तो एजुकेशन इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, वो एक एक करके देखते हैं। एजुकेशन हमें एक अच्छा नागरिक बनाता है, गुड सिटीजन्स। तो जब हम पढ़ लिख जाते हैं, बहुत सारी नॉलेज हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, तो हम अपनी ड्यूटी समझ जाते हैं कि एक सिटीजन की क्या ड्यूटी है किसी देश के लिए, अपने घर के लिए। तो व्हेन द लेवल ऑफ एजुकेशन अंडर एन इकोनॉमी इंक्रीजेज, जब किसी इकोनॉमी में एजुकेशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो अच्छे नागरिक उस इकोनॉमी में ज़्यादा होते हैं और वो अपना जो जीवन है उसको एक प्रॉपरली तरीके से जो है रहते हैं उसमें। एजुकेशन से टेक्नोलॉजी डेवलप होती है। जब लोग एजुकेटेड हैं तो नई नई टेक्नोलॉजी आएगी देश में, नई टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, ठीक है। तो ये इसका फायदा है एजुकेशन का कि देश में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है और एजुकेशन इन सब टेक्नोलॉजी को जनरेट करता है, एजुकेटेड लोग। रिसोर्सेज को यूज करने में बड़ा हेल्पफुल है। भाई इकोनॉमी के पास जो भी रिसोर्सेज हैं उसको यूज करना है, तो पहले यूज करने के लिए हमें टैलेंटेड लोग क्रिएट करने पड़ेंगे। तो डेवलपिंग इकोनॉमी जैसे इंडिया है उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, बट ये नेचुरल रिसोर्सेज तो तभी यूज हो पाएंगे ना जब हमारे पास एजुकेटेड लोग हैं, जो जिनके पास नॉलेज है, उनकी संख्या होगी, तभी तो हम रिसोर्सेज को सही से यूज कर पाएंगे बच्चों। चौथा, इंडस्ट्रियलाइजेशन। देश में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री ओपन होगी तभी जब देश के पास ह्यूमन रिसोर्सेज है, ह्यूमन कैपिटल है। तो एजुकेशन का एक एडवांटेज ये भी है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री बहुत तेजी से इकोनॉमी में ओपन होती हैं यदि हमारे पास एजुकेशन है। लोगों को पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पे पैसा खर्च करेंगे
उससे प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, इसके बारे में भी उनको एजुकेशन से ही पता चलता है कि उनको उनकी इंडस्ट्री में प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है। और एजुकेशन से ही किसी भी इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप और ओपन होती है। एजुकेशन किसी भी देश के ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है। डेवलपिंग इकोनॉमी जो भारत है, उसको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उसके देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन का, क्योंकि एजुकेशन से ही हम इकोनॉमी में जो पर कैपिटा इनकम है उसको बढ़ा सकते हैं, उसको इंक्रीज कर सकते हैं। बच्चों, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, कि आज की डेट में एजुकेशन अभी भी चैलेंजिंग है। अभी भी हम बहुत सारे लोगों को एजुकेशन नहीं दे पाए। अभी भी देश में एजुकेटेड लोगों की संख्या कम है। तो क्यों कम है भाई, क्या क्या दिक्कतें आई हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो इसको पढ़ते हैं हम लोग। एजुकेशन इंडियन इकोनॉमी में अभी भी एक चैलेंजिंग बना हुआ है। तो एक एक उसके रीजन समझते हैं, कारण समझते हैं क्यों चैलेंजिंग बना हुआ है। पहला कारण है लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स। इंडिया में अभी भी, अब तो पहले से कम ही है, जब हमें आज़ादी मिली उस समय तो बहुत ज़्यादा था इलिटरेट पर्सन, 16%, 100 में से 16 आदमी पढ़ना लिखना जानता था। आज 100 में से 16 आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता, रिवर्स कर दिया हमने। तो अभी भी इंडिया में और देशों के कंपेरेटिवली अनपढ़ लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन भारत में है बच्चों के लिए, जो 6 साल और 14 साल के बच्चे हैं 8वीं तक के, फिर भी 20% बच्चा अभी भी स्कूल नहीं जाता। तो इसलिए एजुकेशन अभी भी इंडिया में एक चैलेंजिंग है। मतलब गवर्नमेंट ने एजुकेशन फ्री कर दिया 8वीं तक, फिर भी बच्चे स्कूल नहीं जाते, फिर भी 100 में से 20 बच्चा जो है स्कूल नहीं जा रहा। जेंडर बायसेस, अभी भी इंडिया में बॉयज और गर्ल्स को एजुकेशन देने में माँ बाप जो है अभी भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं। लड़कियों को अभी भी काफ़ी स्टेट में, काफ़ी फैमिली जो है लड़कियों को ज़्यादा एजुकेशन नहीं देते, उनको पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजते। तो ये अभी भी देखा जाता है इंडियन इकोनॉमी में कि जो पुरानी आइडियोलॉजी है उसके अनुसार जो लोग हैं वो एजुकेशन प्रोवाइड जो किया जाता है वो लड़कों को ज़्यादा किया जाता है और लड़कियों को जो है एजुकेशन से दूर रखा जाता है। इसलिए अभी भी एजुकेशन भारत में एक चैलेंजिंग बना हुआ है। तीसरा, हमारे देश में ज़्यादातर लोग गाँव में रहते हैं, ठीक है, फार्मिंग करते हैं। तो 70% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो गाँव में रहती है, जिनके पास एजुकेशन की इंपॉर्टेंस उनको नहीं पता। वो अपने बच्चों को स्कूल बहुत रेयरली भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? क्यों? जिसकी वजह से, क्योंकि वो उतना फार्मिंग का काम करवा लेते हैं उनसे, वो सोचते हैं कि स्कूल भेजेंगे तो ये इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है सेल्फ एम्प्लॉयड है गाँव में, उनका अपना काम है, तो वो अपने ही काम में बच्चों को लगा देते हैं, जिसकी वजह से हम इंडिया में सभी को एजुकेटेड नहीं कर पाते। और देशों के कंपेरेटिवली हमारे देश की गवर्नमेंट अभी भी एजुकेशन पे बहुत कम पैसा खर्च करती है। जीडीपी का 6% ही पैसा एजुकेशन पे खर्च किया जाता है। कॉस्टली एजुकेशन भारत में, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, इनकी फीस बहुत ज़्यादा है। जो एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर भारत में देता है वो बड़ा एक्सपेंसिव है, इसलिए सभी को एजुकेशन देना बहुत कम हो जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। भैया वो डिस्कस करो जिससे हमें भारत में जो औरतें हैं उनको एजुकेशन उनके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है और उनको प्रमोट कि वो पढ़ने के लिए स्कूलों में आएँ, कॉलेज ज्वाइन करें, पढ़ाई करें, तो किस तरीके से। सबसे पहले हमें जेंडर बायसेस को ख़त्म करना पड़ेगा। जो लड़का और लड़कियों में जो भेदभाव है, इस भेदभाव को ख़त्म करना पड़ेगा, तब जाके हम औरतों को एजुकेटेड कर सकते हैं। दूसरा, इकोनॉमिक जो इंडिपेंडेंसी है वो इम्प्रूव करनी पड़ेगी। एजुकेशन औरतों को हेल्प करती है कि वो अपना एक मतलब पैसों के लिए अपने हस्बैंड या अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंस ना हो, ठीक है। अगर वो एजुकेटेड है तो उन्हें जॉब मिल जाएगी, तो वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और इससे उनकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम औरतों को एजुकेटेड करें। इससे कई दूसरी जो समस्याएं होती हैं उनको भी सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा। एजुकेशन एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट बनाती हैं। फर्टिलिटी रेट, हेल्थ केयर ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन, पॉपुलेशन कंट्रोल करने में भी हेल्प करेगा।
इससे बर्थ रेट भी कम आएगा और देश की जो पॉपुलेशन है वो भी कम होगी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की कि एजुकेशन अचीवमेंट इंडिया में, जो एजुकेशनल अचीवमेंट है हमने क्या क्या किया उसके बारे में डिस्कस कीजिए। जेंडर इक्विटी, जेंडर बाइसेस पहले बहुत ज़्यादा था लड़के और लड़कियों में, अब वो कम हुआ है, पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है इसमें। और लिटरेसी जो रेट है लड़के और लड़कियों के बीच में वो पहले बहुत ज़्यादा था, अब ये थोड़ा कम हुआ है। दूसरा, जो एडल्ट लिटरेसी रेट है, बड़े जो मतलब कि जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो भी पढ़ना लिखना जो है सीख गए हैं, जो कभी स्कूल नहीं गए थे लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी पढ़ना सीख लिया है, थोड़ा बहुत लिखना सीख लिया है, सिग्नेचर करने सीख गए हैं। और जो मेल का लिटरेसी रेट है वो भी बढ़ गया है, जहां 1990 में 1990 में 37% था, अब ये 2000 में 45.4% हो गया और 2015 में 63% हो गया। तो मेल के अंदर जो लिटरेसी रेट है वो भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। फीमेल का जो लिटरेसी रेट है वो भी 90 में 61.9% था, 2000 में 68.4% और 2015 में 85% लिटरेसी रेट पहुंच चुका है। तो ये हम डेवलप हुए हैं, हमने अचीवमेंट है एजुकेशन में। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट आया है, सरकार ने एक नियम बनाया है कि 8वीं तक के सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। 2009 में ये एक्ट बना, इसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाता है सभी बच्चों को जो 8 तक जो है। और 2009 में 96% बच्चा गांव में उन्हें स्कूल में लाया गया, पढ़ाने के लिए स्कूल में पढ़ाया गया और ये परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ता चला गया, 37 से 45 और अब जो है 85% गांव में बच्चे स्कूल जाते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की कि बताइए इंडियन इकोनॉमी में जो एजुकेशन सेक्टर है वो कैसे ग्रोथ किया है, जब से हमें आज़ादी मिली है तब से अभी तक हमने क्या ग्रोथ किया है। तो कुछ ऑब्जर्वेशन हमने देखे हैं कि एजुकेशन सेक्टर में कैसे। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब है 8 तक। तो एलिमेंट्री एजुकेशन में हम इंक्लूड करते हैं वो सारे स्टूडेंट्स जो 1st to 8 तक पढ़ते हैं और जिसमें 14 साल तक के बच्चे सारे इंक्लूड होते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी पॉलिसी, बहुत सारी एजुकेशन जो है फ्री देने के प्रपोजल्स रखे गए और सभी बच्चों को कंपलसरी फ्री एजुकेशन दिया गया 14 साल तक के बच्चों को। और जिसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम भी सरकार ने टाइम टू टाइम लॉन्च किए, जैसे सर्व शिक्षा अभियान सरकार ने चलाया कि सभी को जो है पढ़ना लिखना सीखना है। एजुकेशन गारंटी स्कीम लाए और अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन, मिड डे मील 8वीं तक के सभी बच्चों को फ्री एक टाइम का खाना दिया गया, मिड डे मील जो है ये योजना लाई गई। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम चलाए गए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया। तो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए बहुत सारे जो है प्रोग्राम सरकार ने टाइम टू टाइम लॉन्च किए। सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन 12th क्लास तक। तो सेकेंडरी लेवल का जो एजुकेशन का और जो संस्थाएं हैं उनकी संख्या भी बड़ी है, जहां पहले 1950 और 51 में 7000 समथिंग थी, आज वो बढ़कर 1.5 लाख के करीब हो गई है। और इसमें जो इनरोलमेंट है बच्चों का वो भी 15 लाख से आज हम 371 लाख स्टूडेंट्स को इनरोल कर चुके हैं, स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एडमिशन इतने हुए हैं। इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, जो है कुछ स्पेशल टीचर रखे गए हैं स्कूलों में, तो जो थोड़े हैंडीकैप बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन जो है बहुत आसान बनाई है। उनके लिए सिस्टम में, स्कूल के सिस्टम में एजुकेशन को जो है उनको फ्री एजुकेशन और अलग से उनके लिए जो है स्कूल्स खोले गए हैं। एनओएस, अगर कोई बच्चा प्राइवेट पढ़ना चाहता है, रेगुलर स्कूल नहीं जाना चाहता, कोई जॉब कर रहे, मतलब कोई जो है अपने घर में उस पर टाइम नहीं है, या फिर कुछ बच्चे जो रेगुलर में बैठ नहीं कर पाते, तो नेशनल ओपन स्कूल उनके लिए खोले गए हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको जो है चलाता है। इसका एम जो है, उद्देश्य है स्कूलों में एजुकेशन देना और जो स्कूल से ड्रॉप आउट हैं, स्कूल में जो फेल हो गए हैं, उनको एजुकेशन देना। नवोदय विद्यालय खोले गए हैं जहां बच्चों को, एक बोर्डिंग स्कूल है गवर्नमेंट का, फ्री, सब कुछ यहाँ फ्री होता है, बच्चे को यहीं रहना है, बच्चे को एजुकेशन सब कुछ जो है यूनिफॉर्म से लेके, बुक से लेके, रहना खाना पीना सब कुछ फ्री होता है। तो ऐसे स्कूलों की संख्या पहले जो है
कम थी और आज बढ़कर जो है पूरे भारत में जो है करीब 661 जो है नवोदय विद्यालय खुल चुके हैं। केंद्रीय विद्यालय, इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं जिनका ट्रांसफर हो जाता है, इसकी ट्रांसफर की वजह से उनके बच्चों की जो एजुकेशन है वो डिस्टर्ब होती है, तो उनके लिए केंद्रीय स्कूल खोले गए हैं और इनकी संख्या भी 1248 जो है करीब है पूरे भारत में। और वोकेशनल जो एजुकेशन है, पढ़ाई के साथ साथ जो है कोर्स, ये सब चीज़ें भी वोकेशनल कोर्सेज जो है प्रोग्राम बढ़ा दिए गए हैं। तो 6 एरियाज में इंट्रोड्यूस किए गए हैं वोकेशनल कोर्सेज, बिजनेस में, कॉमर्स में, एग्रीकल्चर में, हेल्थ में, पैरामेडिकल में, इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में, होम साइंस में, ह्यूमैनिटीज में, इन सबको जो है पार्ट ऑफ जो है स्टडी इंक्लूड किया गया है इन सबको। यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन, जो देश में यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, इनकी संख्या बढ़ गई है। तो देश में जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी संख्या बढ़ चुकी है, जहां पहले 1950 में ये 27 थे, आज ये 2022 में 1056 हो गए। उसी प्रकार से जो कॉलेज की संख्या है देश में वो भी इंक्रीज हो गई है। कहाँ 50 में 496 थे और आज बढ़कर बेटा ये 42,000 समथिंग हो चुके हैं। तीसरा जो हमारा अगला जो अचीवमेंट है वो यूनिवर्सिटी और जो हायर एजुकेशन है, ठीक है, उसके लिए यूनिवर्सिटी एक यूजीसी 1956 में सेटअप किया गया है, जो देश में सभी यूनिवर्सिटी को मैनेज करता है, उनको कंट्रोल करता है, उनको फैसिलिटेट करता है, ठीक है। और इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी खोली गई है 1985 में जो है सेटअप हुआ था। बात करेंगे टेक्निकल जो एजुकेशन है, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इनकी संख्या भी बढ़ी है। टेक्निकल एजुकेशन में कवर होता है इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, अप्लाइड साइंस और भी अदर जो है रिलेटेड फील्ड्स हैं, जो ये सब टेक्निकल एजुकेशन में आते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं ये पिछले 40-50 सालों में, इनकी संख्या जो है देश के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है इंडिपेंडेंस के समय 43 डिप्लोमा देने वाले पॉलिटेक्निक्स थे, बट आज 2005 और 6 में ये बढ़कर 1292 हो चुके हैं। उसी प्रकार से डिग्री लेवल के इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या भी 1947 में 38 थी, आज जो है 1617 इनकी संख्या हो चुकी है इंजीनियरिंग कॉलेजों की। आज 185 संस्थाएं हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करा रही हैं इंजीनियरिंग में, एमटेक, टेक्नोलॉजी में। और टेक्निकल एजुकेशन को डेवलपमेंट करने के लिए AICTE सेटअप किया गया है। तो बच्चों, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो सब AICTE के कंट्रोल में चलते हैं। जैसे सभी स्कूल CBSE बोर्ड, सारी यूनिवर्सिटीज UGC, उसी प्रकार से सारे टेक्निकल कॉलेजेज AICTE के अंडर में काम करते हैं। और इसका अप्रूवल, जब भी आप कोई टेक्निकल कोर्स करते हो तो आपको क्या चेक करना है कि AICTE अप्रूव है या नहीं है। तो बच्चों, इस तरीके से हमने ये वीडियो कंप्लीट की, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।